बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम बायोलॉजी का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो इनहेरिटेंस के मुतल्लिक़ है। इनहेरिटेंस वरासत को कहते हैं। वरासत का मतलब क्या है कि वालिदैन से बच्चों में करैक्टरिस्टिक्स की ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जितनी भी इनहेरिटेड ट्रेड्स हैं वो हम अपने वालिदैन से हासिल करते हैं। वो कौन से ऐसे यूनिट्स हैं जो इस वरासत को वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल करते हैं। इंसान का बच्चा इंसान जैसा होता है, गाय का बच्चा गाय जैसा होता है, बकरी का बच्चा बकरी जैसा होता है। तो ये ऐसे कौन से इनहेरिटेड यूनिट्स हैं जो इन खुसूसियात का तयन करते हैं। जोहानसन ने जीन्स की इस्तिलाह घड़ी और लोगों ने इनको जीन्स कहना शुरू कर दिया। जीन्स की इस्तिलाह या टर्म सबसे पहले जोहानसन ने इस्तेमाल की। ग्रेगर जॉहन मेंडल ने, जो बाबा वरासत कहलाते हैं, उन्होंने इनको फैक्टर्स का नाम दिया। तो ये जीन्स ऐसे यूनिट्स हैं जो ट्रेड्स को वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल करते हैं। बहन भाइयों में फीचर्स एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, लेकिन वेरिएशंस भी होती हैं, यानी बहन भाई एक दूसरे से अलग अलग पहचाने भी जाते हैं। फ़लाँ किसका बच्चा है, फ़लाँ की दिलकश मुस्कुराहट जो है वो किस जैसी है, फ़लाँ का गुस्सा उसके बाप जैसा है। तो ये तमाम तर जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, बेशक वो कद के लिहाज से हों, कलर के लिहाज से हों, जहानत के लिहाज से हों, ये तमाम ऐसे करैक्टर्स हैं हमने अपने वालिदैन या फिर इंसेस्टर से हासिल किए होते हैं, अपने आबा व अजदाद से, जिसमें दादा दादी भी आ जाते हैं, नाना नानी भी आ जाते हैं। तो अब हम इस वरासत के कानून को समझने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि इस ब्रांच को जिसके अंदर हम इनहेरिटेंस की स्टडी करते हैं जेनेटिक्स कहलाती है। जेनेटिक्स वर्ड जीन से ही निकला है। तो इसमें सबसे पहले क्रोमोसोम्स एंड जीन की जन्म बात की गई है। क्रोमोसोम के बारे में हम अपनी क्लास 9 की स्टडी को अगर जहन में रखें तो क्रोमोसोम जो है, जब सेल डिवाइड हो रहा होता है उस वक्त ये स्ट्रक्चर्स वाज़ेह हो जाती हैं। ऐसी ये क्रोमाटिड्स कहलाती हैं। क्रोमाटिड्स का ये मुकाम जहां पर ये जुड़ी होती हैं सेंट्रोमेयर कहलाता है, और सेंट्रोमेयर पर लगने वाले ये क्रोमाटिड्स सिस्टर क्रोमाटिड्स कहलाते हैं। इंसान के अंदर डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो 46 है, और इसमें 23 होमोलॉगस पेयर्स हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। इनमें जो 22 क्रोमोसोम्स होते हैं वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं, जबकि जो 23rd पेयर होता है उसको सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, जो मेल और फीमेल का तयन करता है। मेल और फीमेल में ये अलग अलग होता है। नेक्स्ट जो है, उसने बताया कि जब हम एक क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ये दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। किस चीज़ से? डीएनए एंड प्रोटीन। ये दो चीज़ें इसमें शामिल हैं, डीएनए प्लस प्रोटीन, दोनों मिलकर एक क्रोमोसोम बनाते हैं। जबकि जो डीएनए है, ये जो जीन्स हैं, ये खालिस्तान डीएनए के टुकड़े होते हैं। यानी ये जीन्स हैं ये स्पेशली डीएनए के बने होते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसकी स्ट्रक्चर के बारे में भी हम बात करेंगे। और देखा जाए तो इसमें जो प्रोटीन है इस तरह से मखसूस प्रोटीन, इसको हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। इसके ऊपर
डीएनए जो है इस तरह से रैप्ड होता है। रैप्ड का मतलब क्या होता है, इसके गिर्द बल खाए हुए होता है। इसको अपने इसने घेरे में लिए हुए होता है। ये लंबी बीड्स बनाता है। ये मखसूस किस्म का डीएनए इसके ऊपर इस तरह से लिपटा हुआ होता है। ये डीएनए है। डीएनए ने इसको मुकम्मल तौर पर हिस्टोन प्रोटीन को अपने अंदर ढांपा हुआ है। अब सवाल पैदा होता है कि डीएनए की जो स्ट्रक्चर है इसको किस तरह से समझा जा सके। तो इसके मुतालिक बहुत से मॉडल्स पेश किए गए। सबसे बेहतर और एक्सेप्टेबल मॉडल जो था वो फ्रांसिस किर्क और जेम्स वाटसन ने पेश किया। फ्रांसिस किर्क और जेम्स वाटसन ने 1953 के अंदर अपना मॉडल पेश किया, डीएनए का मॉडल पेश किया। इनके मुताबिक क्या था, इन्होंने कहा कि डीएनए कुछ ऐसे सब यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है जिसमें ये इसके फास्फेट, पांच कोनों वाली डीऑक्सी राइबोज शुगर और ये नाइट्रोजनिक बेसिस, ये जिनको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। डीएनए एक पॉली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंडेड लेयर रखता है, यानी इसके अंदर दो धागे शामिल होते हैं। इनमें जो इसके बेसिकली देखा जाए तो इसके स्ट्रक्चर्स को, तो इसमें बाहर वाला जो उसका सेक्शन है ये जब रेप्लिकेट करता है तो इसको हम इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं। ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह से बल खाए हुए होता है। इसमें हर तकमीली बल जो है, यानी एक ट्विस्ट जो है इसका, उसके अंदर 10 नाइट्रोजनिक बेसेस होते हैं। यानी इसके अंदर नाइट्रोजनिक बेसिस मौजूद हैं। यहां पर इसका ये डीऑक्सी राइबोज शुगर था, और ये इसके नाइट्रोजनिक बेसिस, जबकि ये इसका फास्फेट रिंग है। ये अब इसको स्ट्रक्चर के एतबार से न्यूक्लियोटाइड की 4 टाइप जो है वो बयान की गई हैं। कौन कौन सी? एडिनिन, जिसको ए से डिनोट करेंगे, गवानीन, थाइमीन और साइटोसिन। ये 4 बेसिस हैं जो डीएनए के अंदर जो पाई जाती हैं, नाइट्रोजनिक बेसिस। इसमें से जो एडिनिन और गवानीन है, एडिनिन और गवानीन के अंदर ये दोहरे रिंग्स पाए जाते हैं, यानी 2 रिंग्स पाए जाते हैं। ये डबल रिंग्ड होती है, इसलिए इनको प्यूरीन कहा जाता है। ये प्यूरीन्स हैं। जबकि थाइमीन और साइटोसिन ये सिंगल रिंग पर मुश्तमिल होती हैं, यानी इसके अंदर ये जो अकारा रिंग मौजूद है इसको हम पायरीमेडीन कहते हैं। एडिनिन और गवानीन प्यूरीन, जबकि थाइमीन और साइटोसिन जो हैं ये एक रिंग पर मुश्तमिल होती हैं, इस वजह से इनको पायरीमेडीन्स कहा जाता है। अब जेम्स वाटसन और फ्रांसिस किर्क के मुताबिक उन्होंने कहा कि जो इसका फास्फेट रिंग और ये
डीऑक्सीराइबोस है, ये मिलकर डीएनए के यानी सीडी के जंगले बनाते हैं। उनके वाटसन और क्रिक ने इसको डबल हेलिक्स मॉडल कहा था। हेलिक्स का मतलब होता है सीडी, जैसे जीने के ऊपर चढ़ा जाता है। जबकि नाइट्रोजनिक बेसिस जो हैं वो इसके अंदर ए जो है वो हमेशा टी से जोड़ा बनाएगी, जी जो है वो सी से जोड़ा बनाएगी, फिर सी जो है जी से जोड़ा बनाएगी, इसी तरह टी जो है फिर ए से जोड़ा बनाएगी, फिर ए जो है ये टी से जोड़ा बनाएगी। इस तरह से इसके दरमियान ये जो नाइट्रोजनिक बेसिस बनते हैं ये सीडी के जीने की मानिंद होते हैं। ऐसे इसमें बनने वाले ये पेयर जो हैं ये कानून कुदरत है कि हमेशा ए ने टी से डबल बॉन्डिंग करनी होती है और गवानीन जो है इसने साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्डिंग करना होती है। ये मुमकिन नहीं है कि गवानीन थाइमीन से पेयर बना दे या फिर एडिनिन जो है ये साइटोसिन से पेयर बना दे। ये मुमकिन नहीं है क्योंकि इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि इसमें जो पेयर्स बनने का जो तरीक़ेकार है जो वाज़े किया गया उसमें उसके मुताबिक एक तकमीली बल जो है यहाँ पर इसके दरमियान जो टोटल डिस्टेंस होता है वो 3.4 नैनोमीटर होता है। और एक पेयर के दरमियान यानी जब इसका एक ये पेयर बनता है एडिनिन जो है थाइमीन से और फिर गवानीन जब साइटोसिन से पेयर बनाती है तो इनके दरमियान जो डिफरेंस होता है ये 0.34 नैनोमीटर होता है। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है एक के दरमियान ये और एक बल के अंदर टोटल 10 पेयर्स होते हैं। इस वजह से उसका टोटल फासला है 3.4 नैनोमीटर के इक्वल होता है। इसमें पेयर बनाने का भी हम लोगों ने बता दिया कि कौन सी जो है किसके साथ पेयर बनाती है। और जब इसने रेप्लिकेशन करनी होती है डीएनए की जब रेप्लिकेशन होती है यानी ये ड्यूरिंग माइटोसिस और मियोसिस जब ये रेप्लिकेट करता है तो उसके मुताबिक इसके जो पुराने बॉन्ड्स हैं वो खुल जाते हैं जबकि नए बॉन्ड जो हैं वो बन जाते हैं। इस तरह से ये धागा जो है खुल गया। अब इसमें वो बॉन्डिंग जो ऊपर मौजूद है उसको हमने यहाँ पर वाजे कर दिया कौन किससे बॉन्ड बनाता है। अब इसने जो ये इसके ऊपर नया धागा जो अपने ऊपर लेगा रेप्लिकेट करते वक्त उसमें जो बेसिस की जो तरतीब होगी वो कानून के मुताबिक होगी। जितनी बेसिस के अंदर इनकी तरतीब है जैसे ए टी से जोड़ा बनाती है जी सी से जोड़ा बनाती है, जो इसने नया धागा तलाश करना है उसके लिए ये टेम्पलेट का काम देगा यानी सांचे का काम देगा। इसलिए ये अपने ऊपर वही धागा लगाएगा जिसके बेसिस की तरतीब इससे पहले जो है ना जुदा हुई है। यानी यहाँ पर अगर इसका ए था तो इसने यहाँ पर टी वाला धागा तलाश करना है, यहाँ अगर जी था तो इसने सी वाला, यहाँ सी है तो इसने जी वाला। इस तरह से उसी तरतीब के तहत जो है ये नया धागा तलाश करेगा और एक क्रोमोसोम जो है वो अपने आप को डप्लाइड कर लेता है यानी रेप्लिकेट कर देता है। आगे जो है इसके नेक्स्ट जो है इसका तारुफ दिया गया है कि क्रोमोसोम जो है उसके ऊपर जीन्स काम किस तरह करती हैं। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा। आज हमने इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर जो है समझ आया होगा। अगर इसमें कोई अवहाम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर जो है सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जा सके। अस्सलाम।